नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज समय समय पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते आए हैं। समय समय पर कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर हल करवाते आए हैं। उसी कड़ी में आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। चाहे हरियाणा का लाइनमैन हो, चाहे UPPCL का TG2 हो, या पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ITI कंप्लीट हो चुका है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको कुछ ज़रूर सिखाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि लगभग मेरा टेक्निकल कंप्लीट है, तो उनके लिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हम इस क्लासेज में चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम हर मंडे, हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसे अटेंड कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रजिस्टर की कलर कोडिंग में से है। देखिए माय डियर, ये वो क्वेश्चन है जो आपको आता तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां कर बैठेंगे। ये लो, क्लियर है, सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। और अगर आप कहें तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये लो, पहली चीज़ तो ये सुनो, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। रजिस्टर के कलर कोड में से क्वेश्चन आएगा, ये आपको पढ़ना है। ध्यान से सुनना, आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हम केवल ये नहीं कि क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे, उसके आसपास जो सवाल बनते हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। सवाल पहला, रजिस्टर के कलर कोड में से सहनशीलता, जिसे इंग्लिश में हम टॉलरेंस बोलते हैं, उसका सवाल आएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा सिल्वर कलर की टॉलरेंस कितनी है, मैक्सिमम इसी का आता है। ठीक है, याद है तो कमेंट करके बताना। गोल्डन की टॉलरेंस कितनी है, ये दो तो टॉलरेंस याद कीजिए। आजकल वो कई बार क्या करता है कि सीधा डिजिट पूछने लग गया। वो कहता है कि अगर पहला बैंड हरे रंग का हो तो उसका अंक कितना होगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए और पूरा मान तो आता ही आता है। अब यहाँ सवाल क्या है वो देखो। 4 बैंड कलर कोड वाले रजिस्टर में जब मान को दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा है, पढ़ा जाएगा तो कौन सा बैंड सहिष्णुता यानी सहनशीलता यानी टॉलरेंस को दर्शाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम जो मान पढ़ने में चलते हैं वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ध्यान रखना। इस बार हमें राइट टू लेफ़्ट कहा जा रहा है। हम पहले हमारे हिसाब से आएंगे। हमने क्या पढ़ा था? लेफ़्ट टू राइट पढ़ते समय पहला पहले डिजिट को, दूसरा दूसरे डिजिट को, तीसरा मल्टीपल गुणक को, और चौथा टॉलरेंस को। हमारे हिसाब से यही होता है। अब वो कह रहा है कि आपको इस तरफ से चलना है, तो चलते ही टॉलरेंस में हमारे लिए कौन आ गया भाई? पहला बैंड। आसान सा क्वेश्चन है, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ध्यान से सुनना। अगर सिंपल सवाल ये होता ना कि 4 बैंड कलर कोड रजिस्टर में कौन सा बैंड टॉलरेंस को दर्शाता है, क्वेश्चन की भाषा सुनो, 2 आंसर है इसमें। कौन सा बैंड टॉलरेंस दर्शाता है, तब आपको करना था 4th बैंड। लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर लाइन दे दी कि आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, इस तरफ, तो अब हमारा पहला बैंड होगा, क्योंकि हम चले और चलते ही पहला टॉलरेंस का ही है। बात समझ रहे होंगे? ए ऑप्शन करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को समझ में भी सही से आ गया होगा। ऊर्जा बैंड के अनुसार फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, चालकों का गैप 0-0, अर्धचालकों में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। उसी के अनुसार सवाल पूछ रहे हैं कि एक जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है, उसका संयोजी बैंड, इंग्लिश में इसे वैलेंसी बैंड बोलते हैं, वो कैसा होता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, अर्धचालकों के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मुझे ये बता दो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आता है। सिलिकॉन में कितने हैं, जर्मेनियम में कितने हैं, नाम देकर पूछ लेता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन बनता है। बात आती है ऊर्जा बैंड की। अगर अपन बात करें तो अर्धचालकों का जो एनर्जी बैंड होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
जर्मेनियम के लिए और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ वैसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो हमसे संयोजी बैंड की बात कर रहा है। देखो दरअसल चालकों में क्या होता है कि पहले वैलेंसी बैंड होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है फिर, और उसके बाद में कंडक्शन बैंड होता है। संयोजी बैंड सहसंयोजी बंध बनाता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो धारा का चालन होता है। अब संयोजी बैंड में हमारे पास कितने हैं? 4। किसी भी मटेरियल्स कोई भी हो, चालक है, चालक अर्धचालक, उसकी फाइनल कक्षा को कंप्लीट भरा हुआ तब कहा जाता है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब इसमें क्या है कि 4 हो गए, यानी ये आधे है, और इस आधे भाग को बोला जाता है कि लगभग भरा हुआ होता है। ध्यान से समझना, लगभग भरा इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड को। तो फिर कंडक्शन बैंड को बोलेंगे कि लगभग खाली सा है, क्योंकि धारा चालन हो नहीं रहा, इसलिए खाली शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया गया। ठीक है, ये ऑप्शन इसके लिए भी आएगा, लगभग भरा हुआ कर देना, ऑलमोस्ट फिल्ड बोलेंगे इंग्लिश में। चलिए अगले सवाल पर देखो क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो किसी वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है? किसी भी सर्किट में वायर या केबल अगर इस्तेमाल की जाती है तो उसके चयन के टोटल 8 कारक होते हैं। आपको याद रखना होगा, सबसे पहले फेज़ की संख्या, किस फेज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल केबल है कि पावर केबल है, लोड का प्रकार कैसा है, वायरिंग किस तरह की है, ओपन में रन करेगी कि कंड्यूट में रन करेगी, इंसुलेशन का प्रकार कैसा है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, सुरक्षा डिवाइस कौन सी है। तो इन सब में तार का जो रंग होता है ना वो प्रभावित नहीं करता, कलर कैसा ही हो कोई बात नहीं। 3 फेज़ केबल में हम देख रहे हैं सेम चीज़ें हैं, RY भी है, 3 अलग अलग रंग के कोर है उनमें, लेकिन अंदर अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, कॉपर है तो कॉपर, साइज है तो वो भी बराबर। तो डजंट मैटर की कलर क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल सबको समझ में आ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये, किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही लिए हैं हमने, जो बहुत आसान भी हो लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सवाल देखो, रक्षण युक्ति इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन हो या कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन हो, 2 तरह की रक्षण युक्तियाँ होती है ना। इस छोटे से चैप्टर पर एक स्पेशल क्लास दे चुका हूँ आपको, आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। केबल के लिए धारा रेटिंग गुणक जो होता है ना, वो इकाई होता है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं, ध्यान से सुनना। वास्तव में क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए जो गुणक घटक होता है ना वो 1.23 होता है, और कोर्स एक्सेस के लिए 0.81 होता है। जब कोई टेम्परेचर की बाउंडेशन ना दी जाए तब, सिंपल सवाल पूछा जाए तब, इससे हम एक्चुअल करंट कैपेसिटी ज्ञात करते हैं किसी भी केबल की। जैसे मान लो 16 एम्पियर रेटिंग की कोई केबल है, अगर क्लोज एक्सेस के लिए लेंगे तो लगभग 20 एम्पियर तक लोड को ऑब्जर्व कर जाएगी, बियर कर जाएगी, मतलब लोड को 20 एम्पियर तक का वो तब भी चला लेंगे। लेकिन अगर आप इसको कोर्स एक्सेस के लिए ले रहे हैं तो ये 13 एम्पियर लोड के लिए पर्याप्त है, बस इससे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। 7 एम्पियर का डिफरेंस आ गया केवल प्रोटेक्टिव डिवाइस चूज करने से। इसके अलग अलग सवाल आते हैं पेपर में, तो अभी आपका आंसर बी रहेगा यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको सही से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बड़े ही इम्पोर्टेंट है। चलो जी, आज फिर एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वैसे तो हमेशा ही बताया है ये क्वेश्चन। विद्युतीय परिपथ और चुंबकीय परिपथ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा भिन्न है जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल के 1 मैग्नेट का नाम देगा, या 3 मैग्नेट के 1 इलेक्ट्रिकल का नाम देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा। या फिर एक दूसरे के एनालॉग, समरूप, समकक्ष कौन है, ये पक्का सवाल आएगा। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि वैद्युतिक परिपथ में जो चालकता होती है चुंबकीय परिपथ में वैसा कौन है, तो उसे हम परमियंस बोलते हैं। याद ही होगा सबको। रिलक्टेंस के जैसा वैद्युतिक सर्किट में कौन होता है, रेजिस्टेंस। चुंबक वाहक बल के जैसा कौन होता है, विद्युत वाहक बल। चुंबकशीलता के जैसा कौन होता है, विद्युतशीलता। याद रहेगा सबको, आसानी है ना क्वेश्चन। सवाल बड़े अच्छे हैं, आराम से कवर अप कर लेना, ध्यान से पढ़ना। आओ अगले सवाल पर।
डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनना, लेप और वेव के बारे में दो तरह की क्वेश्चन यहाँ आपको करने हैं। जब आपको किसी वाइंडिंग के विशेष प्रकार की बात ना करें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको पहले तो यही बताऊं मैं, समांतर पथों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप हो या वेव वाइंडिंग, धारा के पैरेलल पाथ हमेशा इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वाइंडिंग किस प्रकार की है। प्रकार मतलब लेप और वेव तो है ही है, उसके साथ साथ ये भी डिपेंड करेगी कि वाइंडिंग में प्लेक्स कितना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको सारे ही बताने की। जब वेव वाइंडिंग का क्वेश्चन हो तो 2 इंटू प्लेक्स किया करो धारा के समांतर रास्ते निकालने के लिए। जब लेप वाइंडिंग का क्वेश्चन हो तो पोल इंटू प्लेक्स किया करो। बताओ सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से वो अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से कैसे, मान लीजिए सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग देंगे तो धारा के समांतर रास्ते होंगे 2, वेव वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। ड्यूप्लेक्स अगर देगा तो रास्ते होंगे 4। यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि वेव वाइंडिंग में धारा के समांतर रास्ते देखने के लिए हमें पोल की संख्या पर विचार नहीं करना है। और पेपर में सवाल यही आया है एक बार कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन दिया कि वेव वाइंडिंग में धारा के समांतर रास्ते ज्ञात करते समय पोल विचारणीय नहीं है, जबकि लेप वाइंडिंग में पोल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो लेप वाइंडिंग में मान लीजिए कि 2 पोल है और सिंप्लेक्स है तो 2 रास्ते होंगे, 4 पोल है और सिंप्लेक्स है तो 4 रास्ते होंगे, लेकिन 4 पोल और ड्यूप्लेक्स है तो फिर रास्ते 8 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। हमें इस सवाल में कहीं लेप या वेव का कोई जिक्र नहीं किया, सॉरी सिंप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स मल्टीप्लेक्स का जिक्र नहीं किया। तो जब ऐसा सवाल दे तो आपको हमेशा क्या मानना है? सिंप्लेक्स वाइंडिंग मानना है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? क्लास पसंद आए तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले जानकारी दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री टेस्ट ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उसे ले सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है हर मंडे फ्री वाला टेस्ट अटेंड करते रहें और अपना काम करते रहें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहा है कि रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए कितनी है। इंपॉर्टेंट सवाल सुनो, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी का, और जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार पढ़ें, लेकिन इस फॉर्मूले को पढ़ें। ये आपके याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरेटिकल इससे पूछ लिया कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया हुआ था स्लिप की मात्रा। यूपीपीसीएल TG2 पूछ चुका है ये क्वेश्चन। दूसरा न्यूमेरिकल बनेगा कि बताओ रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो कि कितनी आएगी, तो स्लिप और फ्रीक्वेंसी दोनों पता होनी चाहिए। पहला सवाल यहाँ से। अब दूसरा, जैसा कि हमें इस सवाल में पूछा जा रहा है, तो फिर रोटर फ्रीक्वेंसी का अगर आपको पता है तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी गुना कर रहे हैं वो इसमें भाग में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको एक डायरेक्ट तरीका और। जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, ये जो तरीका बता रहा हूँ इसके लिए शर्त है, ध्यान रखना। जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तब रोटर फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी स्लिप होती है, ध्यान रखो। रोटर फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी स्लिप होती है। हम तो निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग दो, 100 से गुणा कर देना ताकि उत्तर प्रतिशत में आ जाए। रोटर फ्रीक्वेंसी 2, स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 100, उत्तर देखो 4% आया कि नहीं। सवाल समझ में आ रहा है सबको? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद भी है कि इस तरह के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने एक साथ आ गए तो कर दो दोनों का ही फटाफट से उत्तर। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इन दोनों ही प्रश्नों में। देखो क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं कि बैटरी का सल्फेशन दोष क्या है। पहले तो सुन लो, लेड एसिड बैटरी में 4 दोष होते हैं, आपको चारों का पता होना चाहिए।
सल्फेशन दोष होता है कि अगर बैटरी को आप आधा अधूरा चार्ज करते हैं या लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रखते हैं, चार्ज करते ही नहीं हैं, तो वो सल्फेशन दोष है। निम्न दर पर आवेशन करने से इस दोष का निवारण हो जाता है। ठीक है। भारी चार्ज और डिस्चार्ज जो है ये बकलिंग दोष का कारण बनता है। बकलिंग का मतलब होता है प्लेटें मुड़ जाना। तलछट और अशुद्धियाँ नाम से ही पता लगता है। तलछट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेडिमेंटेशन आएगा, तो ये फिर सेडिमेंटेशन दोष ही है। अभी आपको बी उत्तर करना है अपूर्ण चार्ज वाला। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। एक लैंप 10 एम्पियर की धारा 7 मिनट तक प्रवाहित करता है। फिलामेंट से जाने वाली विद्युत की मात्रा की गणना करो। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। विद्युत की मात्रा जो होती है ना, इसे हम चार्ज बोलते हैं, ध्यान रखना। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हो? आवेश। तो Q बराबर IT होता है, ये ध्यान रखना। इतना सा ध्यान ये भी रखना है कि जो टाइम होता है वो सेकंड में होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं करंट 10 एम्पियर है, टाइम 7 मिनट दिया हुआ था, तो मिनट को सेकंड में गुना करने के लिए क्या सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना उत्तर आ रहा है? 4202, तो 4200 ही हो गया है ना। 4200 कूलम हो गया। दोनों सवाल अच्छे से क्लियर हो गए ना। इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, Q बराबर IT वाले को। तो यहाँ से कई बार वो क्या करता है कि धारा भी पूछ सकता है आपसे समय भी पूछ सकता है। 3 फॉर्मूले बनते, ध्यान रखना। ठीक है, जब देखो सीधी सी बात फिर बताऊँ मैं, हमें फटाफट से आगे नहीं निकलना है कि हो गया जी चलो आगे, हो गया जी चलो आगे, नहीं। उससे संबंधित और क्या बन सकता है उस पर भी हमें ध्यान देना है। चलिए जी, अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि इनमें से किस में गतिशील EMF प्रेरित होता है? देखो, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है, उसके अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: चुंबकीय क्षेत्र, चालक और उनके बीच में रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति। इससे जो EMF उत्पन्न होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फेराडे ने बताया, जिसमें से एक को बोलते हैं गतिज या गतिशील, इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक, और दूसरे को बोलते हैं स्टैटिक या स्थैतिक। ठीक है ना। गतिज में क्या होता है कि चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई एक प्राइम मूवर ऑपरेटेड होता है, गति करता है, लाइक जनरेटर। अब जनरेटर AC का हो या DC का हो, दोनों के लिए सेम उत्तर रहते हैं। तो गतिशील EMF में जनरेटर ही आएंगे केवल। ठीक है, तो 3 और 4 आंसर है, उत्तर बनेगा सही। बात आती है स्टैटिक EMF में। स्टैटिक EMF में केवल 2 चालक होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और एक चालक का काम करता है, लेकिन इन दोनों मतलब दोनों स्थिर होते हैं, बट इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो खुद मूविंग होता है, जैसे इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर। यानी अगर इसी क्वेश्चन में गतिशील की जगह स्टैटिक पूछा होता तो हमारा आंसर बी होता 1 व 2। ठीक है, तो आपको यहाँ बी ऑप्शन करना होता था। दोनों याद रख लेना, दोनों ही ज़रूरी है, क्वेश्चन तो कोई भी आ जाएगा पेपर में। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत शानदार है। प्रतिरोधी भार के साथ एक अल्टरनेटर में मुख्य फ्लक्स की नेचर कैसी होती है? दरअसल ये सवाल घुमा करके पूछना चाह रहे हैं। सवाल हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एक अल्टरनेटर में जो आर्मेचर का रिएक्शन होता है ना, वो कैसा कैसा होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया 3 तरह की होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। एक को बोलते हैं चुंबकन, एक को बोलते हैं विचुंबकन और तीसरे को बोलते हैं क्रॉस चुंबकन। ठीक है। अब क्रॉस चुंबकन की जो दूसरी भाषा है वो है विरूपण या विकृति। ठीक है, या विकृत। चुंबकन का कोई दूसरा नाम नहीं है। विचुंबकन का दूसरा नाम अचुंबकन भी है। डिपेंड करता है अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। DC जनरेटरों में 2 तरह की होती है, AC जनरेटरों में 3 तरह की आर्मेचर रिएक्शन होती है। प्रतिरोधी भार के साथ इकाई पावर फैक्टर होगा और इकाई पावर फैक्टर पर क्रॉस चुंबकन प्रकार की प्रकृति होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कुछ विरूपित होगा। ठीक है, क्रॉस चुंबकन या विकृत बोला जाता है। ठीक
ठीक है, बी उत्तर कर देना। विचुंबकित और अचुंबकित दोनों एक ही बात है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र तब होता है जब वो काम ही नहीं कर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ चारों सवाल क्वेश्चन के चारों ऑप्शन समझ में आए हुए होंगे, या एक बार दोबारा ले चलूँ। देखो, समरूप का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यानी बहुत शानदार तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ऐसा तब होता है जब रिएक्शन शून्य हो, पर जीरो संभव नहीं था। कुछ विरूपित इकाई पावर फैक्टर पर होता है, विचुंबकित या अचुंबकित लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है चुंबकन। ठीक है, अगला सवाल, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक खतरा नहीं है? इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल हजर्ड। साइकोलॉजिकल किसे बोलते हैं? वो साधारण बोलते हैं ना, बोले वो तो साइको है। साधारण भाषा में शायद अपन सन की बोलते हैं उसको, सॉरी। क्या करें, सब समझाने के लिए शब्द यूज करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? आक्रामक व्यवहार, ठीक है, हिंसक प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, पता नहीं बिहेवियर कैसा है, चलते ही गले फट रहा है ना। बॉस ने काम बताया, साहब ने काम बताया कि ये कर लो, बोले नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, या ऐसे थोड़ी होता है काम के। धूम्रपान, स्मोकिंग भी आएगा, अल्कोहल ड्रिंकिंग भी इसी में आएगा। कंपन नहीं आएगा। वाइब्रेशन किस में जाएगा? वाइब्रेशन फिजिकल हजर्ड में जाता है, भौतिक खतरे में जाता है। ठीक है, वैसे तो डिटेल से ये सारी चीज़ें लेटेस्ट वाले में करवा ही चुका हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ लेना ज़रूर। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन वाला है, आता है कंपटीशन एग्जाम में। 250 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा एक लैंप 0.4 एम्पीयर धारा ग्रहण करता है। लैंप का प्रकाश 800 ल्यूमन है, तो दक्षता बताओ। देखो, लैंप की दक्षता ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए आउटपुट में ल्यूमन और इनपुट में वाट। ल्यूमन तो वो कह रहा है 800 है, लेकिन वाट नहीं दिया। लेकिन वाट के लिए हमें ये पता है कि V × I कर लेंगे, क्योंकि इसने बल्ब शब्द लिखा है। जनरली बल्ब उदीप्त लैंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकेंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर हम इकाई मान लेते हैं, है ना। तो 800 बटे 250 इंटू 0.4 करेंगे तो 100 आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो आपका आंसर 8 ल्यूमन प्रति वाट आएगा। क्रॉस मैच करते रहा करो, कैलकुलेशन में हो सकता है एरर हो जाए, सवाल गलत नहीं होगा, क्वेश्चन में गलती हो सकती है, मतलब हल करते समय गलती हो सकती है। जो लिखा हुआ है वो आपके सामने, और ऑप्शन भी कोशिश है कि सारे से। इनमें से कौन एक वेरिएबल कैपेसिटर है? परिवर्तित मान वाले कैपेसिटर पूछे हैं आपसे। परिवर्तित मान में आपका आएगा एयर कैपेसिटर, ठीक है। ट्रिमर पैडर्स जो रजिस्टर के प्रकार होते हैं, उसी तरह से वायु कैपेसिटर। वायु के अलावा अगर एक और कोई शब्द दे देना तो वो गैंग कैपेसिटर का आएगा, ठीक है। बाकी तीनों सेरामिक पेपर और माइका, ये तीनों फिक्स वैल्यू कैपेसिटर की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पीले बैकग्राउंड के साथ काले रंग से चिन्ह बना हुआ है, त्रिभुजाकार इनकी आकृति होती है। सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन का। वार्निंग साइन में आएंगे, चेतावनी, सचेतक, कुछ भी लिख देगा, इंग्लिश में वार्निंग लिखेगा, ठीक है। सूचनात्मक की आकृति या तो आयताकार होगी या वर्गाकार होगी। हरा इनका बैकग्राउंड होगा, सफ़ेद रंग से होता है। निषेधात्मक और अनिवार्य चिन्ह दोनों वर्ताकार होते हैं, लेकिन ये पीले बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद के होते हैं और ये नीले पर काले होते हैं, ठीक है। सुरक्षात्मक चिन्ह वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छा है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाने से पहले सवाल देख लिया करो। NFPA चार्ट के अनुसार आग के खतरे को किस रंग से दर्शाए? NFPA का पूरा नाम है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करती है भारत में, BIS के द्वारा अप्रूव्ड होती है। इसने खतरों को 4 भागों में बांटा है, जहां आग के खतरे को इसने लाल रंग से दर्शाया है। बाकी 4 खतरे और डिटेल से मैंने करवाए हुए हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल देना और पढ़ जरूर लेना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी की वोल्ट प्रति टर्न और सेकेंडरी की वोल्ट प्रति टर्न। ध्यान रखना, वोल्ट प्रति टर्न हो या टर्न प्रति वोल्ट हो, ये स्टेप अप, स्टेप डाउन या आइसोलेशन, तीनों में से कोई भी ट्रांसफार्मर हो हमेशा समान ही होगा, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसमें टर्न ज़्यादा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा। वोल्ट प्रति टर्न निकालो या टर्न प्रति वोल्ट निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ वोल्ट प्रति टर्न पूछा है तो V1/N1 करोगे ना तो V2/N2 आएगा, हमेशा बराबर होंगे। ये करके देख लो, कोई एग्जाम्पल मान लेना, आप न्यूमेरिकल खुद के हिसाब से करके देखो। मान लीजिए 100 टर्न है और इधर आप 200 टर्न मानते हो, टर्न दोगुने हो गए, तो जितनी वोल्टेज मानी है उसकी वोल्टेज भी दोगुनी मानोगे, उत्तर वहीं जाएगा।
इसलिए स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, वोल्ट प्रति टर्न, टर्न प्रति वोल्ट, वोल्ट एम्पियर, ये सब मान हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, डीसी आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी कभी कभी जीरो होती है कि सदैव जीरो होती है? तो डीसी के 3 फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रख लो। फ्रीक्वेंसी जीरो, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो समय अनंत होगा, और पावर फैक्टर इकाई होता है। ठीक है। इसलिए डीसी में हमें 3 मीटर कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर फैक्टर मीटर नहीं लगाना क्योंकि फिक्स है, पता है इकाई है। फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं लगाना क्योंकि फिक्स है, पता है जीरो है। समय अंतराल कभी मेज़र करने के लिए आपको कोई ओसिलोस्कोप सीआरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है कि वो अनंत आएगा। ठीक है। डीसी मोटर में कौन सा प्रत्यक्ष परीक्षण है? डायरेक्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रेक टेस्ट बोलते हैं, जो कि वास्तविक टेस्ट के जैसा होता है। स्विनबर्न टेस्ट नो लोड टेस्ट होता है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर पर कभी नहीं करते। हॉपकिंसन टेस्ट को काल्पनिक टेस्ट बोला जाता है, इमेज किया जाता है। इसमें अपन कि सोचते हैं, इमेजिनेज किया जाता है, इमेज नहीं, कल्पना की जाती है कि इस बार पर इतना सा है तो इस बार पर इतना होगा, इस बार पर इतना होगा, तो वास्तव में क्या पता वैसा हो कि नहीं हो। और चलिए अभी इसमें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। लेप वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? तो पोल के बराबर होगा, क्योंकि इसने ये बताया नहीं ना कि प्लेक्स कितना है, वैसे तो पोल इंटू प्लेक्स के बराबर होगा। ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।